चीरते फाड़ते हुए जो भी पृष्ठ हो, तो देखा क्या हो रहा है कि इससे एकदम चीरते फाड़ते हुए गुजर मान लो कि यहाँ से मान लो कि इस तरीके से विद्युत क्षेत्र जा रहा है, एरिया वाला लेंगे तो कम ही विद्युत बल रखा पास हो पाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको आप बोलते हो। और उससे पहले मतलब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया वेक्टर होता क्या है, क्योंकि जब तक इसे ना समझो ना फिर इसे समझने में मजा नहीं आएगा, ठीक ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि जो फर्स्ट चैप्टर था स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, उसके डेफिनेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स एंड आल्सो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। सो उसी जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने एक बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक ना। एक आप इंटरटेन भी होगे, ठीक। सो उसे एक बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो उसे जरूर देखें, ठीक, ताकि आपका जो नॉलेज है वो और भी बूस्टअप हो सके। सो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया वेक्टर। अगर हम केवल अभी क्षेत्रफल की बात करें तो आपने प्रीवियस वाले क्लासेस में मतलब बहुत पहले प्रीवियस वाले क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि। अदिश में क्या होता है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो आपने पढ़ा क्या कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल एक अदिश राशि, एक अदिश राशि है, यानी इसे केवल परिमाण यानी केवल इसे मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, यानी परिमाण की आवश्यकता होगी। क्योंकि आप देखते हो कि जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर मेरे पास एक किताब है, ये अगर हमें इस सरफेस का क्षेत्रफल निकालना है तो आप बताओगे कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना ये बताओगे। कभी दिशा की बात नहीं करोगे आप, कभी नहीं, ठीक ना। जैसे आप बचपन में जब क्षेत्रफल में निकालते होगे, चाहे वो आयत का हो गया, स्क्वायर का हो गया, यानी रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का हो गया, किसी भी चीज का एरिया जब निकालते हो आप, तो कभी भी उसमें दिशा का कोई जिक्र नहीं होता है। आप अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो 5 सेंटीमीटर ये नहीं बोलते कि उत्तर की दिशा में है कि लेफ्ट की राइट है, ऐसा कुछ बोलते नहीं। तो दिशा का कोई मतलब ही नहीं था, केवल क्षेत्रफल की बात करें। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें दिशा का भी रोल है, यानी जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी यानी वो एक सदिश राशि है, उस तरीके से हम मान करके चलेंगे। क्योंकि जो क्षेत्रफल वेक्टर है इसका यही रोल यानी वेक्टर वाला सदिश वाला रोल ही बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ लो इस बात को। और कहाँ पे जरूरी है, तो विद्युत फ्लक्स में जरूरी है। यानी अब हम क्षेत्रफल क्या पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, अदिश वाला भूल गए, तो सदिश राशि है तो इसका परिमाण तो होगा ही। अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल वेक्टर की, कि क्षेत्रफल वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल वेक्टर है तो उसमें परिमाण तो होगा ही, परिमाण। और ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हम बोल रहे हैं कि ये सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो उसमें परिमाण तो होगा ही, उसके साथ साथ एक और चीज होगी जो कि है दिशा, जो कि है दिशा। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी सरफेस, अगर मान लो यही सरफेस है तो इसमें हम दिशा कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक नियम बताया गया कि अगर मान लो आप इस सरफेस की बात कर रहे हो, ये भी 2D में ले रहे हैं कि अभी हम इस वाला सरफेस का केवल ले रहे हैं, ठीक ना, 2D 2 डायमेंशनल वाले, ठीक। तो ये सरफेस ले रहे हैं, तो मान लो अगर इसका तो एक परिमाण तो होगा, एक निश्चित वैल्यू होगी, निश्चित वैल्यू को ही परिमाण बोला जाता है, ठीक। तो परिमाण तो है, लेकिन दिशा कैसे, तो दिशा बोला गया कि अगर आपको दिशा जानना है तो बस इस सरफेस का, इस क्षेत्र के परपेंडिकुलर एक लंबवत आप रेखा खींच दो, वही उसकी दिशा होगी। इस तरीके से खींच दिया हमने तो यही इसकी क्या होगी, दिशा होगी। अगर मान लो इस तरीके से मैं इस किताब को रख दिया, या इस तरीके से इस पहले वाले 2D मान रहे इसलिए इसको मान लो इसको ले लिया हमने, तो अब इसकी दिशा अगर पूछे कि इसकी दिशा किधर किधर होगी, तो ये अभी 2D है तो ये ऊपर की तरफ होगी,
ऊपर की तरफ जाएगा और इसकी दिशा क्या होगी, नीचे की तरफ भी होगी। इसकी दो दिशाएं हो जाएगी। जैसे कि अगर हम जब बात करते हैं 2D डायमेंशनल वाले जितने भी क्या होते हैं, फिगर होते हैं, मतलब कि जो भी फिगर होगा, जैसे जो सर्कल टाइप का दिख रहा है या स्क्वायर टाइप का दिख रहा है या रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, यानी वर्ग आयत टाइप का दिख रहा है, तो अगर उस टाइप का फिगर हो गया इस तरीके से, तो उस कंडीशन में दिशा किधर होगी, तो दिशा कहाँ होगी, हमने बोला है लंबवत, तो ये लंबवत लाइन ऊपर की भी दिशा, ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। अगर ये हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, ये आयत टाइप का है, यानी रेक्टेंगल मान लो, ठीक, रेक्टेंगल, ठीक ना। तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ भी दिशा होगी इस तरीके से, जैसे ये है, तो यहाँ पर मान लो ये है, ठीक ना, इसे रेक्टेंगल मान लो, तो इसका दिशा कहाँ होगी, एक लंबवत ऊपर भी दिशा होगी और लंबवत नीचे भी, जो लाइन होगी वही दिशा बताने का काम करेगी इसकी, ठीक। ये जो ऊपर की तरफ दिशा बता रही है, नीचे की तरफ, तो दो टाइप की दिशा होगी। अगर मान लो एक सर्कल, मान लो इस तरीके से सर्कल ले लिया हमने, ये सर्कल ले लिया, ठीक, तो इसकी दिशा भी क्या होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, इधर भी हो सकती है, लेकिन हमेशा बाहर की ओर होगी। कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। ये बात ध्यान रखना है कि दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ हमेशा हमेशा होगी, तो ये हमेशा बाहर की तरफ ही होगी। और लाइन कैसे जाएगा, लंबवत जाएगा, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा खींच दिए उसको, लंबवत हमेशा लाइन एकदम सीधे जाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक ना। तो ये हो गया, तो ये तो हो गया 2D, मतलब 2 डायमेंशनल वाले सारे के सारे जितने भी आप फिगर देखोगे, मतलब जो उनका सरफेस होगा उससे दिशा कैसे निकालना है, तो क्या होगा, बाहर की तरफ ऊपर की ओर, बाहर की तरफ या तो नीचे की ओर, और अगर मान लो सर्कल है तो इधर भी बाहर की तरफ, इधर हो सकता है, जैसे इधर ये लाइन जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो उधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो इस तरीके से, समझे बात। तो इस तरीके से 2D मान लो, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, ये फिजिक्स की भाषा में जब 2D लोगे तो ये आप बोलोगे ओपन फिगर है। क्या फिगर है, ओपन फिगर है, मतलब खुला। अब अगर हम 3D की बात करें, ठीक ना, 3D की बात करें यानी क्लोज्ड फिगर की, 3D की बात करें यानी मान लो कि एक हमारे पास, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर भी एरिया वेक्टर होगा, और कहाँ होगा, वो बाहर की तरफ होगा। कहाँ होगा, वो भी बाहर की तरफ होगा। देखो कैसे, मान लो यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पे सरफेस है कि नहीं, यहाँ पे एक सरफेस है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक ना। अब देखो यही जो सरफेस है, ये वाला सरफेस अगर हम निकाल ले पूरा का पूरा, तो इसके नीचे भी होना चाहिए, तो नीचे नहीं होगा, ये अंदर की ओर हो जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड ना है, ये हम 3D ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा बाहर की ओर ही होगा, ठीक ना। इस सरफेस का केवल मैं बोल रहा हूँ, इस सरफेस के एरिया वेक्टर बाहर की ओर ही होगा, अंदर की ओर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कर देना है कि ये वाला इधर खींच करके दिखा देना है, ऐसा नहीं, वो अंदर की तरफ हो जाएगा ना। क्योंकि अगर आप जैसे लूडो का गोटी देते, लूडो का जो गोटी होता है, लूडो का गोटी इसी तरीके से होता है, तो उसके सरफेस, ऊपर वाले सरफेस से अगर हम एरिया वेक्टर खींचे तो बाहर की तरफ केवल खींचेंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या था कि ये भी एक क्या है, ये एक स्क्वायर, मतलब सॉरी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या चीज, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप खींचोगे तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा। ये भी देखो बाहर की तरफ ही आ रहा है। इसे एक थाली ले लो, थाली के ऊपर, जैसे एक थाली अगर आपने ले लिया, थाली ले लिया तो मान लो थाली है, ठीक ना, मान लो यही थाली है, थाली के ऊपर भी खींच सकते हो, नीचे भी खींच सकते हो एरिया वेक्टर, ठीक ना। लेकिन अगर आप वही क्या ले लो, एक क्यूब ले लो या कुछ ऐसा ढांचा ले लो कि जिसमें क्या चाहिए वो चारों तरफ से बंद हो, यानी 3D हो, तो उसमें आप एरिया वेक्टर यानी जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो कैसे ड्रा करोगे, तो वो क्या होगा, केवल ऊपर की ओर जाएगा, बाहर की ओर ही जाएगा। इसमें भी बाहर की ओर ही जा रहा था, ठीक ना। इधर भी बाहर की ओर, इधर भी बाहर की ओर जा सकता है, लेकिन क्या लंबवत होना चाहिए, इसमें भी केवल बाहर की ओर ही जाएगा। ये नहीं करोगे कि यहाँ पे अंदर, ये अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से खींच देते हैं तो ये क्या हो गया, अंदर की तरफ, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक ना। तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर ही होगा। अगर मान लो हम इस सरफेस का ले कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर खींचना है, तो ये भी क्या होगा, बाहर की ओर ही होगा, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंबवत, एकदम लंबवत जाना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे इस अगर एरिया का ले तो यहाँ पर भी क्या होगा, बाहर की ओर ही होगा, ये नहीं कि अंदर की ओर खींच दिया, ठीक ना। क्योंकि अगर देखें तो एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं,
6 फेसेस होते हैं कि नहीं एक क्यूब में, ठीक। तो एक क्यूब में, एक जो क्यूब होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेस, जैसे कि आप लूडो का गोटी देखते हो 6 नंबर तक होते हैं कि नहीं, तो 6 फेसेस को दिखा रहे हैं। 6 फेस है, एक फेस ये हो गया, 2 फेस हो गया, 3 फेस हो गया, 4 फेस हो गया, 5 फेस, 6 फेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 6 फेसेस होते हैं। तो हमेशा जो एरिया वेक्टर होगा, यानी जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर होगा, बाहर की तरफ होगा। समझ गए इतना बात को? सो इसमें बस इतना ही था। अभी ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, अभी आगे इसका काम आने वाला है। सो अब हम चलते हैं और अपने विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक। सो चलते हैं। सो अब हम देखते हैं अपने विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कि होता क्या है आखिर में, ठीक है। तो जो विद्युत फ्लक्स है यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। मैंने क्या बोला, लिख देता हूं थोड़ा सा, नहीं तो बोले गुरु जी तो केवल बोल देते हैं। देखो देखो, तो लिखे तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे गए काल्पनिक पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ, मान लो ये हाथी रख दिए हम, तो इससे जितना कनेक्ट होके जाएगा जितना पार होके जाएगा विद्युत काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत, क्या बेटा, लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो देखो कुछ जो डेफिनेशन एकदम सिंपल है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में, कोई भी विद्युत क्षेत्र यहां से ऐसे होके जा रहा है, ब्लू है पानी मान लो कि यहाँ से, मान लो कि इस तरीके से विद्युत क्षेत्र जा रहा है यहाँ पे, ठीक ना, इस तरीके से पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र जा रहा है। मान लो यहाँ पर हमने हाथ रख दिया ऐसे, तो यहाँ से कनेक्ट होकर के जितने भी विद्युत क्षेत्र जाएंगे, जितने भी यहाँ से यहाँ तक में जितने विद्युत क्षेत्र निकल करके जाएंगे, वही क्या है, हमारा विद्युत फ्लक्स है। मान लो इस किताब को रख दिया, मान लो इस किताब को इस तरीके से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जा रहा था, किताब को रख दिया, अब इस किताब से होकर के जितने विद्युत क्षेत्र कनेक्ट होकर के विद्युत क्षेत्र जाएंगे यहाँ से, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक, इस किताब के लिए। तो देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से, मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से पृष्ठ रखा हुआ था, ठीक ना। अब इस पृष्ठ से क्या होगा कि यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, ठीक ना, विद्युत बल रेखाएं, तो यहाँ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, 1 2 3, तो वही क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, यानी 3 क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया। मतलब विद्युत जो बल रेखाएं हैं, कितने भी विद्युत बल रेखाएं, मान लो कि यहाँ पे बड़ा सा एक क्या है, एक बड़ा सा पृष्ठ ले लिया हमने, ठीक ना, बड़ा सा कुछ भी, ठीक ना। अब यहाँ से विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही है, इस तरीके से, तो यहाँ से इस तरीके से निकली, इस तरीके से, तो अब यहाँ पे कितने विद्युत बल रेखाएं होंगी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 हो गए, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा 5। और विद्युत फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, ये मत भूलना, फाई ई से, क्या, फाई ई से। तो विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं, मैंने बताया भी नहीं, फाई ई से दिखा दिया, यहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन ये विद्युत फ्लक्स को हमेशा फाई ई से ही दिखाना है। तो अब अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, ये समझ गया कि कुछ नहीं है यार, मतलब कि जितने ही विद्युत बल रेखाओं संख्या निकलेंगे किसी भी पृष्ठ से, वही उसकी विद्युत फ्लक्स है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
अब अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला कैसे आएगा, फॉर्मूला कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो विद्युत ये जो बल रेखाएं हैं, हमने जब विद्युत बल रेखाएं पढ़ रहे थे जब हम, तो उस समय देखें कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होती हैं वहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, जहां पे विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होती है वहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है। तो मतलब कि या आप ये बोल सकते हो कि जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा वहां पे विद्युत बल रेखाएं भी ज्यादा होंगी। तो अगर विद्युत बल रेखाएं अगर अधिक है, मान लो अधिक है, तो ये इस तरीके से एकदम घना है, यहाँ पे घना है, एकदम घना है, एकदम घना है, तो यहाँ पे अगर हम इस पृष्ठ को रखे हैं तो इतना ही तो विद्युत बल रेखाएं भी निकलेगा, ये भी इस तरीके से निकलेगा, घना ही निकलेगा कि नहीं, मतलब बहुत ज्यादा विद्युत मतलब विद्युत बल रेखा बहुत घना है यहाँ पे, ठीक ना। मान लो कि यहाँ पे एकदम घना है विद्युत बल रेखा, यहाँ से जा रहा है विद्युत बल रेखा एकदम पास 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 पास। अब यहाँ पे अगर हम पृष्ठ रख दे तो पृष्ठ से भी बहुत ज्यादा विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी कि नहीं, ठीक। तो किस पे, तो फ्लक्स जो है किस पे डिपेंड करेगा, कि जो विद्युत मतलब विद्युत क्षेत्र पे भी डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है, हमने शुरू में क्या बोला कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पे विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, तो एक विद्युत क्षेत्र पे भी डिपेंड करेगा, ठीक ठीक ना, एक विद्युत क्षेत्र पे भी डिपेंड करेगा। एक चीज ये हो गया। अब क्या हो जाएगा कि एक चीज और पे डिपेंड करेगा, वो किस पे, तो मान लो कि अगर विद्युत जो बल रेखाएं हैं यहां से गुजर रही है इस तरीके से, इतना दूर दूर गुजर रही है, ठीक। तो अगर हम छोटा एक पृष्ठ लेंगे, इस तरीके से छोटा अगर पृष्ठ लेंगे तो यहाँ से तो कम ही विद्युत बल रेखाएं निकल पाएंगी, है कि नहीं, यहाँ से कम ही विद्युत बल रेखाएं निकल पाएंगी। लेकिन अगर हम वही पृष्ठ क्या ले ले, बड़ा ले ले, यानी पृष्ठ का जो एरिया है इस तरीके से ले ले, बड़ा ले ले, तो यहाँ से बहुत विद्युत बल रेखाएं निकल सकती है, पूरी की पूरी विद्युत बल रेखाएं निकल सकती है। क्योंकि अभी देखा आपने कि अगर हम छोटा सा विद्युत मतलब छोटा सा पृष्ठ ले रहे थे तो कम ही विद्युत बल रेखा उससे पास हो पा रही थी, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम ही पास हो पा रही थी। लेकिन अगर हम क्या करें कि इसी की जगह पर बड़ा पृष्ठ ले लें तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा विद्युत बल रेखाएं पास होंगी, चली जाएंगी ना। तो यहाँ पे इसके एरिया पर भी डिपेंड करता है कि पृष्ठ का एरिया कितना है। छोटा एरिया वाला लेंगे तो कम ही विद्युत बल रेखाएं पास हो पाएंगे, अगर बड़ा एरिया वाला लेंगे तो बड़ा बहुत ज्यादा विद्युत बल रेखाएं पास हो पाएंगे। तो जो फ्लक्स है वो एक चीज और पे डिपेंड करता है, वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर पे भी डिपेंड करता है। हमने बताया था कि क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है, वो क्षेत्रफल वेक्टर वो वेक्टर जिसमें अभी हमने दिशा भी दिखाया था कि दिशा कहाँ होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना, हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर खींचना होना चाहिए। और ये भी विद्युत जो फ्लक्स है इसमें भी जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो भी लंबवत होनी चाहिए, एकदम सीधा होनी चाहिए, समझ गए नहीं। तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे इस तरीके से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा E दोनों का डॉट प्रोडक्ट A, ठीक, ये हो जाएगा हमारा विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। अब इसके एक और फॉर्मूला है जो कि एंगल वाला है, एंगल वाला कोण वाला है। कोण वाला जो फॉर्मूला है अब उसे देख लेते हैं हम, ठीक ना। अब देखो कोण वाला फॉर्मूला, अब ये मिटा दूं, ये सब मत लिखना यार, ये सब थोड़ा मैं एक्स्ट्रा आप लोग को बताने के लिए, थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने के लिए आप लोग को यूज करता हूँ, ठीक ना, इस तरीके से। बाकी डेफिनेशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, बस हो गया। फॉर्मूला उस तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब हम अपने कोण वाले फॉर्मूलों के निकालने के लिए, उसे फाइंड करने के लिए फिर से हम एक पृष्ठ लेंगे और पृष्ठ में से क्या करेंगे, विद्युत बल रेखाओं को गुजारने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो फिर से हम क्या करते हैं, पृष्ठ लेते हैं, ठीक, देख लेते हैं कैसे पृष्ठ लेना। तो यहाँ पे हमेशा की तरह, ठीक, एक पृष्ठ ले लिया हमने इस तरीके से, ये हमारा पृष्ठ हो गया। अब इसी पृष्ठ से क्या करेंगे, हम विद्युत बल रेखाओं को गुजारेंगे। उससे पहले हम इस पृष्ठ का क्या चीज, क्षेत्रफल वेक्टर देख लेते हैं। कहाँ होगा क्षेत्रफल वेक्टर भैया, परपेंडिकुलर होगा, यानी लंबवत होगा, ठीक ना, क्योंकि वो लंबवत होता ही है, हमेशा लंबवत होगा, होता था और होता ही रहेगा। इसका इसमें कभी भी कंफ्यूजन मत होना, केवल परपेंडिकुलर सीधे एकदम, ठीक ना। कैसे भी लेना है, नीचे भी लोगे तब भी परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, 90 डिग्री पर ही। देख लो यहाँ पे, अगर यहाँ से कोई लाइन अगर काल्पनिक खींचा जाए तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक ना। तो ये परपेंडिकुलर का मतलब है सीधे सीधे लेना चाहिए, ठीक। अब मान लो कि विद्युत क्षेत्र हम यहाँ पे इस तरीके से गुजारते हैं, ठीक ना, इस तरीके से,
ठीक, ये हमारा विद्युत क्षेत्र गुजर गया इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो एक बात हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी जो लाइन है अगर थोड़ा सा क्या चीज टेढ़ा जा रहा है, थोड़ा टिल्ट होकर के जा रहा है, तो वहां पे दो कंपोनेंट टूटते हैं। कौन कौन? तो एक तो ये हो जाएगा और एक यहाँ से ये कंपोनेंट टूटेगा, यानी क्या हो जाएगा, एक ई साइन थीटा में टूटेगा और यहाँ पे एक ई कॉस थीटा में टूटेगा। इस तरीके से टूट जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे बात ये फंस रहा है कि भैया अब हम ई साइन थीटा लें कि कॉस थीटा लें, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट है, तो कौन सा कंपोनेंट ले हम? क्या इस डायरेक्शन वाला, मतलब कि ये वाला कंपोनेंट ले हम, ई कॉस थीटा वाला ले कि ई साइन थीटा वाला ले लें। ठीक, और ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है, विद्युत बल रेखा है। ठीक ना, तो अब ये कौन सा कंपोनेंट ले? ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब इसका जवाब कि कौन सा कंपोनेंट लेना है आपको, इसका जवाब डेफिनेशन में ही था। डेफिनेशन में क्या था कि हमारे पास एक काल्पनिक पृष्ठ था, उससे हम विद्युत जो बल रेखा थी उसको लंबवत गुजारते थे। ये लंबवत लंबवत, ये लंबवत शब्द बहुत मायने रखता है विद्युत फ्लक्स में। लंबवत का मतलब है हम सीधे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधे गुजरेगा। ठीक ना, इस तरीके से अगर मान लो ये विद्युत बल रेखा है, यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ से एकदम सीधे एकदम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एकदम सीधे गुजरेगा। ठीक, तो यहाँ पर अब हम विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे लंबवत कौन जा रहा है? तो लंबवत यही जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट क्या चाहिए, लंबवत हमें देगा विद्युत फ्लक्स। ये नहीं देगा और ना ही ये देगा, ना ई देगा ना ई साइन थीटा देगा, ये देगा लंबवत, क्योंकि यही लंबवत है। समझ सकते हो इस तरीके से आप कि यहाँ पे मान लो ये पृष्ठ है, इसी की तरह अब मान लो विद्युत बल रेखा क्या चाहिए, इधर से गुजरा, इधर से। ठीक, तो इस केस में क्या किया हमने, टेढ़ा गुजारा है, टेढ़ा, और यहाँ पे टेढ़ा गुजारने का दो कंपोनेंट टूटा, एक लंबवत गया, तो लंबवत वाला किधर होगा, लंबवत वाला यही होगा। और डेफिनेशन में भी हमने देखा है कि अगर ये लंबवत गुजर रहा है इस तरीके से एकदम सीधे, ठीक, तो यही वाला कंपोनेंट लेना है, तभी तो आप क्या कर पाओगे, जो विद्युत फ्लक्स है उसको निकाल पाओगे। ठीक ना, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है कि जब लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तभी क्या होगा, विद्युत फ्लक्स निकल पाएगा। तभी तो जैसे कि एक पृष्ठ था यहाँ पे इस तरीके से, तो इस तरीके से विद्युत बल रेखा गुजरी, 3 है तो विद्युत फ्लक्स कितनी हो गई, 3, लेकिन ये लंबवत गुजरना चाहिए, इसको चीरते हुए फाड़ते हुए इस तरीके से एकदम। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको चीरते हुए फाड़ते हुए निकल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे ये लंबवत गुजरना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कौन सा लेंगे हम, ये वाला कंपोनेंट लेंगे, इसको नहीं लेंगे। समझ लो इस बात को। तो जो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा, हम उसे फाई से ई से दिखाते थे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा और ई हो जाएगा, ए हो जाएगा और कॉस थीटा लेंगे हम। ठीक, यानी ई कॉस थीटा लेंगे, और ए हमारा क्या है, एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे ई डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और ए का, इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, अब इससे भी समझ सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हम कॉस थीटा लिए हैं। समझ रहे हो, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लेते हैं, तो इससे भी आप समझ सकते हो। ठीक ना, अब यहाँ पे इसकी हम देख लेते हैं कि इसके यूनिट्स क्या है। ठीक ना, मात्रक, तो अगर मात्रक को देखेंगे हम, ठीक, अगर मात्रक देखें विद्युत फ्लक्स का, तो मात्रक क्या हो जाएगा कि ई का क्या था, ई का न्यूटन पर कूलम था ना, और यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसको तो मत भूलो भाई, इसको, इसका तो बताया ना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो जाएगा इसका मात्रक। अगर आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो, ठीक ना, क्या निकालो, वीमा सूत्र निकालो, विमीय सूत्र अगर निकालोगे, ठीक, विमीय सूत्र अगर हम निकाले, यानी डायमेंशनल फार्मूला निकाले इसका, डायमेंशनल फार्मूला निकाले, तो डायमेंशनल फार्मूला हो क्या जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये बल का मात्रक न्यूटन, तो बल का होता क्या है, तो बल का होता है N L3/2 होता है, और यहाँ पर कूलम Q बराबर IT, यानी क्या हो जाएगा, I का क्या होगा, एम्पियर, और T का टाइम का T, तो ये हो गया। और मीटर स्क्वायर यानी L का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये L का स्क्वायर।
ये दिख रहा होगा बगल में L है, ठीक ना। यहाँ पर ml t इनवर्स 2 है, बाई में 80 है और यहाँ पे L है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा m l l, ये ऊपर चला जाएगा यानी क्यूब हो जाएगा ये, और t इनवर्स 3 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर -2 है, ये जाएगा तो -1 और ऐड हो जाएगा और a इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, ठीक ना। अब इसमें एक चीज और बाकी रह जा रहा है कि आप देखते होगे कि बुक में जब बुक खोलते होगे तो उसमें देखते होगे कि DA लिखा हुआ है, कहीं पे DS लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से फॉर्मूला दिया गया। तो वो इसलिए फॉर्मूला दिया गया है ना कि अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा पृष्ठ ले रहे हैं, ठीक ना। तो पूरा पृष्ठ के लिए निकल जा रहा है। अगर हम क्या करें, मान लो कोई बड़ा सा पृष्ठ है हमारे पास, उसका छोटा सा हम क्या चीज पृष्ठ ले, ठीक ना। मान लो देखो, मान लो यहाँ मान लो कि पृष्ठ है, ठीक, इस तरीके से हमारे पास क्या है, पृष्ठ है, ठीक। अब ये बहुत ही बड़ा पृष्ठ है, ठीक ना, मान लेते हैं बहुत बड़ा पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ में क्या करते हैं, हम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, ठीक, ये टुकड़ा। तो इस पृष्ठ इतने छोटे टुकड़े को DA बोल देते हैं, छोटा सा टुकड़ा है। अब इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा भैया, तो क्षेत्रफल वेक्टर भैया हमेशा लंबवत होता है तो लंबवत होगा, ठीक। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल वेक्टर का दिशा, मान लो कि जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी की तरफ है, ठीक ना। मान लो कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी भी दिशा इधर की ओर, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से निकल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। तो इस कंडीशन में अभी हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की ओर है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हम पृष्ठ लिया है, हमने पृष्ठ का छोटा सा पार्ट लिया है। तो उस केस में जो क्या हो जाता है, इस छोटे से पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो d5, क्योंकि छोटा है इसलिए d5, कभी भी छोटा होता है तो उसे d5 से दिखाते हैं ना, छोटा और d5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कि यहाँ से जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, E डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और d हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ठीक। तो मान लो ये क्या है, एक छोटे से पार्ट का हमने निकाल लिया। अब अगर मान लो पूरे पार्ट का निकालना है तो क्या इंटीग्रेट कर देंगे उसको हम, ठीक ना, इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर कितना आएगा, तो d phi e बराबर में इंटीग्रेट E डॉट प्रोडक्ट d phi e। अब देखो जो वैद्युत क्षेत्र है सबकी दिशा सेम है, टोणो, मतलब सबकी दिशा, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट है, नियत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो d हट जाएगा ये, और E मतलब वैद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा सब सेम ही है, जा रहा है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E D A। तो यहाँ पे जब इसको देखो, ये एक और फार्मूला, ये खुद में एक और फार्मूला है, ठीक ना, अभी बता देता हूँ मैं किस तरीके से। और यहाँ पे एक और फार्मूला निकल जाता है कि क्या हो जाएगा, E और A का क्या हो जाएगा, यहाँ ये पूरे पृष्ठ का निकल गया, ठीक ना, ये किसका निकल गया, पूरे पृष्ठ का निकल गया, ठीक। यहाँ से भी देखो एक फॉर्मूला निकलता है, कैसे ये फॉर्मूला निकलता है, यहाँ से ये देखो कि यहाँ पे फाई ई तो हम रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको बाहर नहीं निकालते हैं, इसको हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं। किताबों में देखा होगा आपने ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे किताबों में देखा होगा कि यहाँ पे ये गोला बना होता है, तो ये किसको दिखाता है, तो ये बंद पृष्ठ को दिखाता है, यानी 3D का मतलब 3 डायमेंशनल वाला, जैसे गोला हो गया, बेलन हो गया, कोन हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये 3D में आ गए, तो वो बंद पृष्ठ को दिखाता है। मैंने डिस्कस किया था ना कि जब बंद पृष्ठ होगा तो उस समय जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किधर होगी, मैंने इसी वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से उसे डिस्कस किया था। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ये जितने भी फॉर्मूले थे इससे रिलेटेड हमने समझा दिए, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे जो हमारा जो हम गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं, मजेदार एकदम टॉपिक है और उसमें ये सब सारी चीजें जरूरत है, ठीक ना। और जब तक आप गॉस लॉ को तब तक नहीं समझ पाओगे ना जब तक कि आपके क्या हो कि ये वैद्युत जो फ्लक्स है वो आपको बढ़िया से समझ में आया हो। मतलब वैद्युत फ्लक्स बढ़िया समझ में आएगा तभी आप गॉस लॉ को बढ़िया समझ पाओगे, ठीक। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हो गए। अब जैसे कि एक और केस दिया हुआ है, उसमें केस क्या जी कि मान लो कि जो देखो अब दोनों की दिशा क्या चीज सेम है,
इस कंडीशन में क्या है, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 0 बन रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, कि फाई ई बराबर क्या था, कि ई ए कॉस थीटा था। तो यहाँ पर इस केस में देखो एंगल 0 बन रहा है, तो एंगल क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, यानी ई ए कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है भैया, जरा बता दो हमको। तो कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई। यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा था, इसीलिए यहाँ पर क्या थी, ई ए आया, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखो यही वाला आया है ना, यही वाला, ठीक, एकदम सेम डिट्टो का डिट्टो, ई ए डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम उसका, ठीक। तो इस तरीके से। और एक बात और मैंने शुरू में नहीं बताया कि ये एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, मतलब इसको दिशा से कोई मतलब नहीं रहता है भैया, ठीक ना, दिशा से कोई मतलब नहीं रहता है। ये एक अदिश राशि है हमारा, क्या, विद्युत फ्लक्स। ये बात मैं भूल गया था। अब इसी तरीके से और भी एंगल आप ले सकते हो परपेंडिकुलर। मान लो कि अगर ये है, मान लो जो हमने क्षेत्रफल वेक्टर लिया है उसकी दिशा हम मान ले इधर, मान ले इस तरीके से, मान ले इसकी दिशा। तो अब यहाँ पे एंगल किसके किसके बीच बनता है, तो मैंने बताया था एंगल किसके किसके बीच बनेगा। तो एंगल हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर और हमारे क्या चाहिए, जो विद्युत बल रेखा जा रही है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल किसके किसके बीच बनेगा, तो हमेशा ये डी ए और ई के बीच में हमेशा एंगल बनेगा। ये बात याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि एंगल कहाँ से बनेगा, तो कभी पृष्ठ से एंगल बनाने लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, एंगल हमेशा किसके किसके बीच बने थे, तो ए और ई के बीच में ही हमेशा एंगल बनेगा। किसके किसके बीच में, ए और ई के बीच में ही हमेशा एंगल बनेगा। अब यहाँ पे जब रखोगे इसका मान, यहाँ पे 90 डिग्री रखोगे, तो जो कॉस 90 का मान होता है वो कितना हो जाता है, 0। तो जो फ्लक्स होगा आपका 0 आएगा, मतलब फ्लक्स एक भी नहीं होगी। फ्लक्स मतलब कि जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी वो एक भी नहीं होगी, क्योंकि देख रहे हो कि इधर देखो विद्युत बल रेखाएं किधर जा रही है, इधर जा रही है, आप एरिया वेक्टर इधर की ओर ले रहे हो, ठीक। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो कहानी था, रामायण था, समझ में आया होगा, ठीक ना। सो एक ही बात बोलूंगा, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब मत करो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक ना, ठीक। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो एंड शेयर करो, सब्सक्राइब मत करो लेकिन शेयर जरूर करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो दूर दूर तक बच्चों तक पहुंचे। और अगर इस वीडियो के लिए मेरे लिए कुछ सजेशन हो, ठीक, मेरे लिए कुछ एडवाइस हो, तो वो भी दे कि सर यहाँ पे गलती था, यहाँ पे इस तरीके से बताना चाहिए, तो कुछ भी एडवाइस हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और बढ़िया आप लोगों को बता सकूं, ठीक, अपने आप को सुधार सकूं, ठीक ना। हर टॉपिक में मैं यही बोलता हूँ कि सजेशन जरूर दिया करें मुझे, ठीक। आपको जो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगता हो दे जरूर, ठीक। आई एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम, और इस पे थोड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम गौस लाभ पहुंचेंगे, ठीक। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए बस।